भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर 57 किलोग्राम की प्रतियोगिता में कुश्ती के अंदर पहली ही बार अपने पदार्पण में रजत पदक जीतकर इतिहास के अंदर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। रवि कुमार दहिया छतरसाल स्टेडियम में रहते हैं और वहीं अपनी प्रैक्टिस करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में रजत पदक जीतने के बाद भी रवि कुमार दहिया के रहन सहन में किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं आया है। वह पहले की तरह ही मिलनसार है और अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर छतरसाल स्टेडियम में ना सिर्फ रहते हैं बल्कि वहीं प्रैक्टिस भी करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रवि कुमार दहिया का रहन सहन है। उनके कमरे में महज 2 तख्त लगे हुए हैं जिनके ऊपर गद्दे हैं, जिसके ऊपर वह प्रैक्टिस करने के बाद विश्राम करते हैं। आपको बता दें, पहलवानों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तड़के सुबह 4 बजे उठकर इन लोगों की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है जो सुबह 9 से 10 बजे तक रहती है, जिसके बाद पहलवान अपनी डाइट लेते हैं और फिर आराम करते हैं, जिसके बाद शाम को सभी पहलवान जो है दोपहरा प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। रवि कुमार दहिया ने बताया कि उनका शेड्यूल पहले के मुताबिक ही चल रहा है। वह लगातार हर रोज़ अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं ताकि आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में वो भारत के लिए पदक जीत सके। रवि ने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि आगामी 18 अगस्त को वह अपने घर वापस जा रहे हैं परिवार वालों से मिलने और कुछ दिन वहीं रहेंगे। पिछले कई सालों से रवि कुमार दहिया छतरसाल से स्टेडियम में रह रहे हैं और टोक्यो ओलंपिक के मद्देनज़र पिछले 2.5 से 3 साल से वह अपने घर तक नहीं गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह रवि कुमार दहिया छतरसाल स्टेडियम में एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं और उसी कमरे में अपने दोस्तों से मिलते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही कमरा है जिसमें रवि कुमार दहिया रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। कुल 4 लोग ये कमरा शेयर करते हैं, जिसमें रवि कुमार दहिया और उनके 3 और साथी शामिल हैं, जिनके साथ रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक के मद्देनज़र तैयारी भी की थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवान रवि दहिया हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। रवि, टोक्यो ओलंपिक के अंदर आपने शानदार तरीके से प्रदर्शन करा। पहली 3 बाउट जो थी आपकी, उसमें कोई भी ऐसा रेसलर नहीं था जो आपको चुनौती दे पाया हो। किस तरह से एक्सपीरियंस देख रहे हैं, क्या कुछ अनुभव रहा आपका टोक्यो ओलंपिक्स का? देखो जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ओलंपिक्स गेम्स हैं तो उसमें ये नहीं कि कोई अलग खिलाड़ी आ रहे हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी वही खिलाड़ी आ रहे हैं, और टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो उनमें भी वही आ रहे हैं। तो मतलब पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ा है और नई चीज़ें देखने को मिली कि नई नई मतलब इतना बड़ा मंच है, उस पर खेलने का एक अलग अनुभव है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर आपने पार्टिसिपेट करा, पहला ओलंपिक था आपका, पहले ओलंपिक में ही सिल्वर मेडल आया। किस तरह से देख रहे हैं? बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो अपने पहले ही ओलंपिक में मेडल ले पाते हैं। आप और नीरज चोपड़ा उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में मेडल हासिल किया। देखो जी, ये इतना बड़ा मंच है, इस पर ये होता कि हमें मौका मिला है देश का नाम हम रोशन करने का, तो उसमें हम अपना ये सोच के जाते हैं बिल्कुल पहले से कि देखो हमें देश का प्रतिनिधित्व करना है और पूरा देश एक इस निगाह से देख रहा है कि मतलब कुछ देश के लिए ऐसा करें कि मतलब देश को थोड़ा गौरवान्वित हो। पिछले 2 साल से पूरा देश जो है कोविड से जूझ रहा है। आपने कोविड के दौरान ही प्रैक्टिस की, किस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे थे? क्या कुछ रूटीन था आपका? देखो जी, उस टाइम कोविड हो गया था, सब स्टार्ट हो गया था, कोविड अर्जन है, तो हम स्टेडियम में थे छतरसाल में, तो मैं कहीं पे गया नहीं घर पे। तो हम तो 5-7 बच्चे थे तो यहीं पे रह गए थे, क्योंकि देखो ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई हो चुका था और मतलब बीच में रुकने का तो कोई बनता ही नहीं था। कई बार तो ऐसा मन में आता था ओलंपिक्स होगा नहीं होगा, तो पर फिर यही था कि देखो हमें अपना काम करना, उसके बाद जो होगा वो मालिक की। ओलंपिक के मद्देनज़र क्या कुछ खास तैयारी की? क्या अपने से हैवी वेट कैटेगरी के पहलवानों के साथ आप प्रैक्टिस भी करते थे? देखो जी, वो ऐसी कोई बात नहीं हो, तो कभी कभी मतलब हर तरीके से होता, वो पहले भी होता था। तो हमने स्पेशल हम पहले ही चले गए थे 2 महीने से, लगभग मैं 2 से भी 2.5 महीने में बाहर था। पहले पोलैंड गया, वहाँ पे टूर्नामेंट खेले थे, तो उसके बाद थोड़े दिन बाद रशिया आ गया था मैं, फिर तो रशिया ट्रेनिंग करी, उसके बाद सीधे वहीं से टोक्यो चले गए थे। पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो आपका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा रहा। विदेशी पहलवानों में विशेष तौर पर रशिया, बेलारूस, ये पहलवान ऐसे फिजिकली काफ़ी मजबूत होते थे। इनके खिलाफ क्या कुछ आपने स्पेशल स्ट्रैटेजी अपनाई थी? देखो जी, हम स्पेशल कुछ नहीं होता, हमने जो सीखा है हम कोशिश करते हैं कि मैच पे वही करके दिखाने का और खुल के करके दिखाने का। जितना हम खुल के करके दिखाते हैं उतना हम अच्छा रिजल्ट देते हैं। कोचेज़ और सपोर्ट स्टाफ जो था उनका कितना महत्वपूर्ण रोल था? क्योंकि महाबली सतपाल पहलवान जी ने भी आपको काफ़ी सारी टेक्निक्स सिखाई, सुशील कुमार जी का भी एक रोल था आपकी पूरी ट्रेनिंग के अंदर। किस तरह से देखते हैं? देखो जी, बिल्कुल कोचेज का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है, और स्टार्टिंग अगर कहीं स्टार्टिंग करते हैं तो उनका बहुत रोल होता है। और हमारे जो फेडरेशन है वे भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी हर चीज़ में। उनको यकीन था कि एक रेसलिंग ऐसा गेम है जहाँ से मेडल बिल्कुल ज़रूर लेके आएंगे, तो उन कोचेज का और फेडरेशन का सबका बहुत ज़्यादा योगदान था। 2008 बीजिंग ओलंपिक, 2012 लंदन, फिर रियो ओलंपिक 16 में और अब 21 में जो टोक्यो ओलंपिक
हर ओलंपिक के अंदर रेसलिंग के अंदर मेडल्स आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं रेसलिंग का फ्यूचर? क्या आने वाले टूर्नामेंट्स जो हैं और ओलंपिक्स जो हैं पेरिस में, वहाँ पे भी रेसलिंग में के अंदर भारतीय पहलवान अच्छा करेंगे और ज़्यादा मेडल अटैक? बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे और अब की बार भी हम बहुत अच्छा करते थे। एक शायद दीपक पुनिया का मेडल तो आपने देखा होगा 5 सेकंड से मतलब रह गया वो, और विनेश भी काफ़ी दावेदार थी उस दिन, मतलब उसका दिन नहीं था बस ये कह सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे भी हम ये सोच के गए थे, हम 4 से 5 मेडल जीते। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारतीय पहलवान कहाँ कुछ पिछड़ रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ फैसिलिटीज़ अभी भी हैं जो बढ़ानी चाहिए पहलवानों के मद्देनज़र? देखो जी, अभी तो ना हर चीज़ मतलब हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये और आईओए साई, तो मतलब ये हर चीज़ ये देख रही है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। हमसे बात करके पूरा प्लान के साथ चल रहे हैं और अब सारी चीज़ें अच्छे से इस तरह से प्लेटफार्म पे आ रही है वापस। खेल मंत्री ने आपका सम्मान करा, अब हर देशवासी आपको प्यार कर रहा है, जिस तरह से आप एयरपोर्ट पे आपको प्यार मिला, क्या आपने एक्सपेक्ट करा कि इतने भारी संख्या में लोग आपके स्वागत में आएंगे? और एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल तक लोगों का तांता लगा हुआ था। बिल्कुल जी, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा ये देख के कि देखो लोग इतना प्यार दे रहे हैं। शायद हमने तो इतना कर्म भी नहीं किया और जितना मतलब प्यार मिला तो बहुत अच्छा लगा ये। एक आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे, अगले कुछ साल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एशियन चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या भारतीय पहलवानों की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाले, आप कुछ अभी से तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो अभी स्टार्ट हो गए, थोड़ा हमने वापस लाइन पे आना है। तो जब भी हम टूर्नामेंट हो जाएंगे इंडियन रेसलर, तो सारा वर्ल्ड ये देखता है कि भाई इंडिया भी एक मतलब प्लेटफार्म है, क्योंकि अभी ओलंपिक गेम्स में हम बेशक हम 3 थे पर हम चौथे नंबर पे रहे हम लोग, और कुश्ती में देखे तो चौथा नंबर था हमारा। तो मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा और आगे और भी बढ़िया रहेगा। फैमिली से दूर रहना कितना मुश्किल, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से फैमिली से दूर है और बाकी जो भारतीय पहलवान और खिलाड़ी 1.5 2 साल से फैमिली से दूर है, तब जाके मेडल अर्जित कर पाए हैं। बिल्कुल जी, देखो फैमिली से दूर तो रहना पड़ता है, घर पे जो मतलब जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, उसके लिए अगर तैयारी करनी है तो थोड़ा एकांत साइड जाना पड़ेगा और मतलब अपना पूरा फोकस देना पड़ता है। अब थोड़ा सा आप देख लेंगे, कुछ दिनों के लिए फैमिली के पास भी जाएंगे ताकि थोड़ा टाइम दे सकें? हाँ जी, बिल्कुल, मैं 2-4 दिन के लिए जाऊँगा घर पे, अब 18 तारीख को जाना है। पूरा घर का क्या कुछ माहौल था जब आपने मेडल जीता? आपके पेरेंट्स से भी बात हुई, पीएम से भी आपकी फ़ोन पे बात हुई, किस तरह का माहौल आप देखते? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और पीएम से तो देखो बात हुई, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर सीधा फ़ोन करता है बात करने के लिए, तो इससे बड़ी खुशी क्या बात हो सकती है, और घर पे बहुत खुशी का माहौल था। तो आगे की चुनौतियों किस तरह से देख रहे हो, क्या मेडल पक्के मान रहे रेसलिंग के अंदर इसी तरह से? देखो जी, मेडल पक्के नियम तो देखो, एक खिलाड़ी है ना वो अपना पूरा 100% देता है, और हम कोशिश रहती है कि हम जितना भी उसके अपनी उतनी तैयारी करके जाएँ, और वो देश को हमसे उम्मीद रहेगी और हम भी अपने पूरा 100% देंगे। आखिरी सवाल, बिल्कुल देश के अंदर कुश्ती के जो प्रशंसक हैं काफ़ी बड़ी संख्या में अब बढ़ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जो नए बच्चे आ रहे हैं कुश्ती के अंदर, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी अब कुछ जो यंग टैलेंट है इंडिया का, जो 17 साल स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उन्हें ग्रूम करेंगे? देखो जी, हम तो अभी स्टूडेंट हैं हम भी खुद, तो हम तो यही कहना जो चाहेंगे। आपसे छोटे हैं उन्हें तो बिल्कुल जी, देखो हम तो साथ में भाई हैं, अपने छोटे भाई हैं वे भी, तो हम तो यही कहना चाहेंगे वो देश के लिए बहुत अच्छा करे। पेरिस ओलंपिक 2024 आपका अल्टीमेट गोल होगा, क्या उसमें मेडल का रंग बदलने का प्रयास रहेगा? क्या गोल्ड मेडल की तरफ टारगेट रहेगा? बिल्कुल जी, देखो अभी सिल्वर मिल चुका है तो बस तो वो ही रह जाता है, हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम देश के लिए गोल्ड जीतें। मेरे साथ मुनेश है, छत्रसाल स्टेडियम में फिजियो हैं, पहलवानों के साथ लगातार लगे रहते हैं ताकि उनकी जो इंजरीज़ हैं उन्हें जल्दी से जल्दी हील किया जा सके। मुनेश, रवि दहिया के साथ आप कितने समय से जुड़े हुए हैं और कितना मुश्किल था कोविड के दौरान जो पीरियड था पहलवानों का रखरखाव करना, किसी प्रकार की इंजरी ना हो, स्पेशल रवि दहिया जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में जिन्होंने क्वालिफाई किया था? देखिए, मैं यहाँ पे 2015 में आया था सुशील पहलवान जी के पास, और उस समय ये काफ़ी छोटा था। तो बेसिकली क्या था कि पहलवान जी ने पहले बोल रखा था कि ये हमारा आगे का ओलंपिक चैम्पियन है, तो इसका ध्यान रखना है। तो समझ लीजिए सुशील पहलवान जी के साथ इनका भी रेगुलर ट्रीटमेंट वगैरह, रिलीजेस वगैरह जो भी होता है, स्ट्रेच वगैरह चलता रहता था, क्योंकि हमें ये पता था कि ये एक ऐसा पोटेंशियल है जो ओलंपिक में मेडल दे सकते हैं। और 2016-17 के बाद मैं इसके साथ ऑलमोस्ट फुल टाइम इन्वॉल्व हो गया। जितने भी कंपटीशंस हैं उनमें इनको तैयार करना, इनका वेट मैनेज करना, इंजरीज़ अगर हो गया तो कितना जल्दी से जल्दी इसको गेम में वापस ला सकते हैं। बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग पीरियडाइजेशन बोलते हैं। तो एक कंपटीशन को ध्यान में रख के, और उस जैसे ओलंपिक हमारे ध्यान में है और छोटे छोटे बीच में कंपटीशंस आते हैं, छोटे छोटे नहीं बोलेंगे, सारे कंपटीशन इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशिया चैम्पियनशिप है, तो एक अभी जैसे अब हमारा आगे आना है कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स आने वाला है अगले साल में, तो अभी हमारा ध्येय वो होगा, और उसके बीच में जितने भी कंपटीशंस आएंगे उसके हिसाब से धीरे धीरे करके उसके लिए उसको तैयार करेंगे। एक सवाल पूछना चाहूँगा, पहलवानों को जी। प्रैक्टिस के दौरान मैट पर या फिर कहा जाए तो मैचेस के अंदर काफ़ी सारी इंजरीज होने का खतरा रहता है, चाहे वो मसल पुल हो, एंकल ट्विस्ट होना हो या फिर टो ट्विस्ट होना हो,
साथ ही साथ शोल्डर की भी काफ़ी सारी इंजरीज पहलवानों को होती हैं, किस तरह से संभालते हैं छोटी मोटी इंजरीज को, कैसे रिहैब करवाते हैं? तो देखो, छोटी मोटी इंजरी हो गई, जैसे मसल पुल हो गया, स्पाज़म हो गया, ये सब तो बेसिकली 1-2 दिन में कवर अप हो जाता है। थोड़े बहुत रिलीजेस करने पड़ते हैं, और स्ट्रेचेस करने पड़ते हैं, और जितना भी टाइम लगता है हम ऐसा करते हैं कि उस हिस्से को रेस्ट देते हैं जिसमें उनको प्रॉब्लम है, चोट लगी है, और उसके अलावा बाकी शरीर का जो भी हिस्सा है उसका फुल एक्सरसाइज होता है। मतलब एक तरह से रिलेटिव रेस्ट देते हैं। अगर शोल्डर में इंजरी है तो शोल्डर को रेस्ट दे दिया, बाकी पूरे बॉडी की, ताकि इनकी कंडीशनिंग ख़राब ना हो। मेरे साथ रवि दहिया के रूममेट्स हैं जिनके साथ उन्होंने प्रैक्टिस की थी टोक्यो ओलंपिक्स की प्रिपरेशंस को लेकर। सर, किस तरह से प्रिपरेशन करते थे? सर, हमारा शेड्यूल शुरू हो जाता था 4 बजे सुबह, ठीक है। 4 से हमारी 8-9 बजे तक प्रैक्टिस चलती थी, ठीक है। उसके बाद फिर शाम को मेहनत चलती थी। जिस तरह आप प्रैक्टिस कराते थे, किन चीज़ों का ख्याल रखते थे? कोच साहब ने ही बताया कि प्रैक्टिस इस तरह से होती थी कि रवि को किसी प्रकार की चोट ना आए, आप उनसे ऊपर के वेट की कैटेगरी में किन चीज़ों का ध्यान रखते थे? ये है बस ये कंपटीशन था तो ध्यान तो रखना पड़ता, चोट ना लगे, बस अच्छी तरह, मतलब पार्टनर है अच्छे ध्यान करके करते थे कि चोट ना लगे, अच्छे टेक्निक भी। महज 23 साल की उम्र में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक्स के अंदर अपने पहले ही पदार्पण में रजत पदक जीतकर इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। रवि कुमार दहिया ने बातचीत के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि वह इसी तरह अपनी मेहनत को जारी रखें और आगे आने वाले सभी टूर्नामेंट्स में भारत के लिए पदक जीतें। जहां तक साल 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक का सवाल है, तो उसमें रवि कुमार दहिया का पूरा प्रयास रहेगा कि अपने रजत पदक को वह स्वर्ण पदक में तब्दील कर सके। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी छत्रसाल स्टेडियम की है जहां पर रवि कुमार दहिया प्रैक्टिस करते हैं और रहते भी हैं। तस्वीरों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं रवि कुमार दहिया के ओलंपिक मेडल जीतने के बावजूद भी उनके रहन सहन में किसी भी तरह का अभी तक कोई फर्क नहीं आया है। 18 तारीख को रवि कुमार दहिया जो हैं अपने पैतृक गाँव जा रहे हैं, जहाँ उनका भव्य स्वागत होगा। अनूप शर्मा, ETV भारत, दिल्ली।